नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम भारत की साहित्यिक विरासत में देखे थे भारत के प्राचीन विद्यापीठ। उसमें हमने नालंदा और तक्षशिला के बारे में देखा। अभी आज हम वाराणसी में जो विद्यापीठ थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। वाराणसी, जिसे काशी बनारस भी कहते हैं, वाराणसी यात्राधाम के रूप में भी प्रसिद्ध है। ईस्वीसन पूर्व 7वीं सदी में यह भारत का प्रसिद्ध विद्या केंद्र था और उपनिषद काल में यह आर्य संस्कृति और धर्म के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यानी यहाँ संस्कृत का भी विद्याभ्यास अधिक होता था। इसके राजा अजातशत्रु उपनिषद कला में एवं तत्वज्ञानी और विद्या के पोषक थे। उस समय के जो 7वीं सदी के दरमियान जो अजातशत्रु नाम का जो राजा था वो उपनिषद कला में और विद्या का पोषक था, यानी विद्या को वो प्रोत्साहन देता था। और व्यास संहिता में महर्षि वेद व्यास का आश्रम ही होने का उल्लेख है। जिन्होंने महर्षि वेद व्यास ने जो महाभारत की जो रचना की है, उनका व्यास संहिता उन्होंने जो लिखी है, तो उनका आश्रम भी वाराणसी में था। भगवान बुद्ध ने अपने मत के प्रचार और प्रसार के लिए वाराणसी को पसंद किया था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी वाराणसी को पसंद किया था। आदि शंकराचार्य जैसे समर्थ तत्वज्ञ और अपने वेदांत के नूतन सिद्धांत की स्वीकृति के लिए काशी जाना पड़ा था। चैतन्य महाप्रभु और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी ने भी अपने वैष्णव संप्रदाय की प्रतिष्ठा यहीं प्राप्त की थी। यानी सभी अलग अलग संप्रदाय के जो हो गए जो तीर्थर, वो सब ने काशी को ही पसंद किया था। पंजाब के जो विद्वान परिवारों उन्होंने स्थानांतर किया तो वो काशी में और कश्मीर में जाकर बसे थे। अन्य राजाओं के राजकुमार भी यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आते थे, वाराणसी आते थे। दूसरे भारत के उत्तर में से, पूर्व में से, पश्चिम में से सब काशी में ही आते थे। सम्राट अशोक के आश्रय से वाराणसी का सारनाथ मठ प्रसिद्ध विद्याधाम बना और सम्राट अशोक के समय में अशोक ने भी ये वाराणसी को मतलब विद्याभ्यास का जो केंद्र था उसको प्रोत्साहन दिया और सारनाथ का जो मठ है उसको विद्याधाम के लिए प्रसिद्ध बनवाया। तो ये देखा हमने वाराणसी यानी काशी विद्यापीठ के बारे में। यानी वो पूरा विद्या का ही धाम था। सभी अलग अलग धर्म संप्रदाय के जो व्यक्ति वो भी काशी में जाकर ही बसे थे। अभी चौथी जो विद्यापीठ है वल्लभी, आप 9th में संस्कृत में पढ़ चुके हैं वल्लभी के बारे में, इसलिए थोड़ा बहुत जानते हैं। वो भावनगर जिले में आई हुई हैं, गुजरात में। ईस्वीसन 7वीं शताब्दी में गुजरात का यह विद्याधाम एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। वल्लभी को विशाल और अत्यंत प्रसिद्ध विद्याधाम बनाने मैत्रक वंश के तत्कालीन शासकों और नागरिकों का विशेष योगदान है। मैत्रक वंश के राजाओं ने ये वल्लभी को प्रसिद्ध बनाया था, उसका विकास किया था। 7वीं सदी में भिक्षुक विद्यार्थी रहते थे, यहाँ पर भिक्षुक विद्यार्थी रहते थे। तब वल्लभी बौद्ध मत के हीनयान पद का केंद्र था। बौद्ध धर्म के हमने जो 2 पद थे, हीनयान और दीनयान, उसमें हीनयान पद का वो केंद्र था। और 7वीं सदी के मध्य में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान स्थिरमती और गुणमती यहाँ के आचार्य थे। याद रखना, वल्लभी के आचार्य स्थिरमती और गुणमती थे। और सुदूर गंगा यमुना के जो विस्तार यानी यूपी बिहार से भी लोग यहाँ विद्याभ्यास के लिए आते थे। चीनी यात्री, उस समय वल्लभी के बारे में चीनी यात्री इत सिंह ने लिखा है कि वल्लभी पूर्व भारत के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान नालंदा से स्पर्धा करता था। हमने सबसे पहले जो बिहार में नालंदा विद्यापीठ आई हुई है उसके साथ कंपटीशन ये वल्लभी करता था। यानी दोनों एक बराबर के विद्या केंद्र थे। वल्लभी उस समय एक राजधानी भी था और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी था। ईस्वीसन 480 से ईस्वीसन 775 तक ये राजधानी भी था और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी था। वल्लभी के शासक मैत्रक राजा भी विद्या और विद्यापीठ के महान आश्रयदाता था। यानी मैत्रक वंश के राजाओं ने ही ये विद्यापीठ को चलाते थे। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि मैत्रक वंश के राजा बौद्ध धर्म नहीं थे, सनातनी थे, हमारे जैसे थे।
फिर भी ये वल्लभी में बौद्ध धर्म का जो विद्याभ्यास है वो किया जाता था। फिर भी इस संस्था को वो सहायता करते थे। कौन सहायता करते थे? तो मैत्रक वंश के राजा। वो बौद्ध धर्म नहीं थे, सनातन धर्म में मानते थे, फिर भी उसको वो प्रोत्साहन देते थे, सहायता करते थे। ईस्वी सन 775 में अरबों ने आक्रमण किया। अभी हम सब जानते हैं कि हमारे देश में सारे विदेशी पाए जाए, अरबों, तुर्कों, मुगलों। तभी मैत्रक पराजित हो गए और ये विद्यापीठ बंद हो गया। यहाँ प्रसिद्ध विद्वानों के नाम, ये विद्यापीठ में, वल्लभी विद्यापीठ में जो प्रसिद्ध विद्वान होते थे उनके नाम दरवाजे पर लिखे जाते थे। और विद्वान राज्यसभा में अपनी बात रखते थे, अपनी चर्चा करते, जिसको हम डिबेट कहते हैं आज के समय। तो वो करके वो अपनी चतुराई दिखाते, अपना पांडित्य दिखाते थे और उसको ऊंचे अधिकार बाद में मिलते थे। यह प्रसिद्ध विद्यापीठ थी। ज्ञान की आराधना तथा विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्रणाली के कारण भारत में ही नहीं बल्कि वो विश्व में प्रसिद्ध थी। इस विद्यापीठ में देश विदेश से अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते थे। यहाँ पर भी विदेश से भी विद्यार्थी विद्याभ्यास के लिए आते थे। सही अर्थ में यह अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ थी, राष्ट्रीय नहीं पर अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ थी। इसमें लगभग प्रत्येक विद्या शाखाओं से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। जैसे अभी हमारे यहाँ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स पढ़ाया जाता है, वैसे उस समय की सारी गज विद्याएँ, धनुर्विद्याएँ, युद्ध विद्याएँ, वो सारी विद्याएँ सिखाई जाती थी। इन सभी विद्यापीठों का निर्वाह राजाओं और श्रेष्ठियों द्वारा मिले दान से होता था। ये जो सारी विद्यापीठ किस प्रकार चलती थी? तो राजा दान देते थे और श्रेष्ठ यानी राज दरबार में जो बहुत सारे पैसे वाले लोग होते थे, धनवान लोग हैं, वो भी दान देते थे। यह वास्तविकता तत्कालीन समाज की विद्या के प्रति प्रेम और निष्ठा दर्शाता है। तो भारतीय विद्या, कला और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने वाली ये विश्वविख्यात यूनिवर्सिटियाँ थी। प्राचीन समय में उसको विद्यापीठ कहते थे और अभी हम उसको यूनिवर्सिटियाँ कहते हैं। तो प्राचीन समय की हमारे जो यूनिवर्सिटियाँ है, जो विद्यापीठ है, नालंदा, तक्षशिला, वाराणसी और वल्लभी, ये बड़े क्वेश्चन में प्रश्न आ सकते हैं, तो याद कर लेना और स्वाध्याय लिख देना और एक्स्ट्रा MCQs भी बनाकर लिख देना। ओके।